हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम क्लास 12 ट्वेल्थ बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का। दोस्तों चैप्टर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्लास 12 बायोलॉजी का। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यह वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है, एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक्स चैप्टर से पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी को बताएंगे, जितने भी इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला हेडिंग हमारा है सूक्ष्म जीव। देखिए सूक्ष्म जीव क्या होता है, माइक्रोवेव्स। देखिए ऐसे जीव जिनका केवल सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। ऐसे जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, या देखने में या उसकी मदद से देख सकते हैं, या देखने में सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है, या सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जीव जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, ये सभी जो हैं सूक्ष्म जीव हैं। तो देखिए घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, जो घरेलू उत्पाद है उसमें कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव निम्न घरेलू उत्पाद में प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 1 है दही। दही में सूक्ष्म जीव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो देखिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब का प्रयोग दूध से दही बनाने के लिए हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा लैक्टिक अम्ल जीवाणु निवेश द्रव्य के रूप में डाला जाता है। जो हल्का गर्म दूध होता है उसमें देखिए जो दही होता है, दही में क्या होता है, दही में होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो ये क्या होता है, जब ये गर्म दूध में थोड़ा डाल देते हैं तो इसमें बैक्टीरिया, थोड़ा दही जो होता है उसमें बैक्टीरिया होता है, तो यानी हम बैक्टीरिया दूध में डाल रहे हैं। तो जब हम दूध में बैक्टीरिया को डाल देते हैं तो वो क्या करता है, पूरे दूध को दही बना देता है। जो दूध को 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे दही में बदल देता है, क्योंकि निवेश द्रव्य में लाखों लैब होते हैं। जब हम उसमें डाले थे उसमें लाखों बैक्टीरिया थे, लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो लैब है, लैब का होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आगे देखिए दही में विटामिन B12 पाया जाता है। जो दही होता है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। LAB यानी लैब शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है। जो लैब जीवाणु होता है यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे शरीर में हानिकारक नहीं होता है, लाभदायक होता है। अब आगे देखिए दूसरा है डोसा और इडली। देखिए डोसा और इडली में इसमें दाल व चावल के आटे को बैक्टीरिया द्वारा किण्वन किया जाता है, जिससे आटे में से CO2 निकलने लगती है। इससे आटा ढीला व मुलायम हो जाता है, क्योंकि किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और CO2 उप उत्पाद के रूप में निकलती है। इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो डोसा और इडली होता है उसमें। आगे देखिए वर्तमान में बैक्टीरिया के स्थान पर ENO का उपयोग भी किया जाता है। यह भी आटे में मिलाने वाले CO2 उत्पन्न कर किण्वन उत्पन्न करता है और आटे को कोमल व ढीला कर देता है। दूसरा देखिए क्या है, ब्रेड या पाव रोटी। इसमें भी जीवाणु होते हैं, ब्रेड या पाव रोटी। तो देखिए ब्रेड निर्मित करने के लिए यानी ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक कवक डाला जाता है। फिर कुछ समय के लिए गूंथे हुए आटे को छोड़ देते हैं। इसमें एक कवक डालकर, कौन सा कवक, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कवक डालकर कुछ समय के लिए इसे छोड़ देते हैं, जिससे इसमें अवायवीय श्वसन होने लगता है और उसमें खमीर उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि ईस्ट कवक जो होता है आटे में
इमाइलेज, माल्टेज तथा जाइमेज एंजाइम उत्पन्न करता है। एमाइलेज एंजाइम शर्करा को माल्टोज में, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। इससे आटा और ब्रेड स्पंजी हो जाता है, यानी फूला फूला हो जाता है। आगे देखिए, लगता है क्योंकि ईस्ट कवक आटे का इमाइलेज, माल्टोज या फिर जाइमेज एंजाइम उत्पन्न करता है। एमाइलेज एंजाइम शर्करा को मोल्टोज में और मोल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। इससे आटा क्या होता है, ब्रेड स्पंजी हो जाता है। अभी हमने बताया वो फूला फूला हो जाता है। अब देखिए चौथा नंबर है पनीर। तो देखिए पनीर में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है। देखिए सूक्ष्म जीवों की मदद से दूध को फाड़कर पनीर का निर्माण किया जाता है। पनीर की सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के पनीर बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के पनीर का स्वाद, खुशबू अलग अलग होता है। पनीर अलग अलग होते हैं, उनका स्वाद और खुशबू भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पनीर कुछ प्रकार के दिए हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पनीर का नाम और ये है प्रकार, और यहाँ पे है सूक्ष्म जीव का नाम। तो देखिए स्विस पनीर, स्विस पनीर जो कि कठोर होता है, ये किससे बनता है, प्रोओनिबैक्टीरियम सारमेनाई जीवाणु द्वारा बनता है। दूसरा है राक्यूफोर्ट पनीर, ये क्या, ये अर्धशोष यानी आधा ठोस होता है, पूरा ठोस नहीं होता, मतलब कुछ ठोस होता है कुछ मुलायम होता है। तो ये क्या है, मतलब दोनों के बीच में होता है। एक होता है पेनिसिलियम राक्यूफोर्ट कवक के द्वारा बनता है। इसके बाद है कैम्बर्ट मुलायम, जो कैम्बर्ट होता है, कैम्बर्ट पनीर, ये मुलायम होता है। ये होता है पेनिसिलियम कैम्बर्टी कवक से बनता है। पांचवा नंबर है ताड़ी। तो देखिए ताड़ी कैसे बनता है। देखिए यह एक दक्षिण भारतीय प्राचीन व पारंपरिक पेय पदार्थ है जो ताड़ी होता है। इसके लिए ताड़ के वृक्ष के तने में चीर लगाकर उससे एक तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इस तरल में सूक्ष्म जीवों की सहायता से किण्वित होता है, जिससे ताड़ी प्राप्त होती है। अब देखिए औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, अगला हेडिंग है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो देखिए आज मानव के प्रयोग में आने वाले विभिन्न उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। इसके लिए बड़े बर्तन की जरूरत होती है, जिसे फॉर्मेटर या फिर क्यूवक कहते हैं। इससे आज किण्वित पेय तथा प्रतिजैविक पदार्थ बनाए जाते हैं। देखिए पहला हेडिंग है किण्वित पेय। तो देखिए किण्वित पेय क्या है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों को किण्वित पेय कहते हैं। यहाँ पे रहेगा किण्वित पेय, यहाँ पे किस प्रकार से किण्वित रहेगा। तो ये किण्वित पेय कहते हैं जो किण्वन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए ईस्ट, खमीर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ईस्ट को निर्वष्ट ईस्ट कहते हैं। यहाँ पे ईस्ट रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ग्लूकोज होता है, तो इसको इसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है C2C2H5OH प्लस CO2 बाहर निकल जाता है, एथेनॉल यहाँ पे बन जाता है। आगे देखिए यहाँ पे कच्ची सामग्री, यहाँ पे पेय पदार्थ जिससे बनता है। यहाँ पे देखिए क्या है, जौ का रस, तो जौ के रस से बनता है बियर, और फलों के रस से बनता है ब्रांडी, और अनाज के रस से बनता है विस्की, और सेब के रस के बनता है वोडका। अब आगे देखिए दूसरा हेडिंग है प्रतिजैविक पदार्थ। तो देखिए प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है। प्रतिजैविक में प्रति का अर्थ है विरोध तथा जैविक का अर्थ है जीवन होता है। जो प्रतिजैविक होता है, प्रति का अर्थ होता है विरोध और जैविक का अर्थ होता है जीवन, अर्थात ये रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने वाला रसायन है जो प्रतिजैविक पदार्थ है। प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाक्समैन ने 1942 में किया था। प्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। ये आपको विकल्प में भी पूछ सकता है। आगे देखिए पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम क्राइसोजीनम और पेनिसिलियम नोटेटम कवकों से होता है। इस प्रतिजैविक का द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 के दौरान व्यापक रूप से हुआ था। हार्वर्ड फ्लोरे ने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रतिजैविक के रूप में पुष्टि किया था। फ्लोरे, चेन एवं फ्लेमिंग को इस महत्वपूर्ण खोज के लिए
सन 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया इनाम। आगे देखिए, काली खांसी, प्लेग, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया आदि रोगों में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, अगला हेडिंग है रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैविक जैव सक्रिय अणु। तो देखिए, कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कि कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। देखिए, रसायन का उपयोग देखिए, अम्लीय उत्पादों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल होता है, एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा। अब देखिए यहाँ पे ब्यूट्रिक अम्ल होता है, एसीबैक्टर एशियाई जीवाणु द्वारा। लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है, लैक्टोबैसिलस से होती है। आगे देखिए, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट यानी सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है एंजाइम। देखिए, एंजाइम क्या है, लाइपेज यानी यहाँ पे लाइगेज रहेगा। यहाँ पे लाइगेज का प्रयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों के तेल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार में खरीद कर फल रस की जो बोतल लाते हैं, उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ सफाई पड़ता है। पैक्टिनेनी तथा प्रोटीएजिज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है जैव सक्रिय अणु। तो देखिए क्या है जैव सक्रिय अणु। देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए जैव सक्रिय अणु है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। आगे देखिए, मोनोस्कम परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न इस स्टैनिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। आगे देखिए, अगला हेडिंग क्या है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो देखिए, बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घरों से निकला मनुष्यों का मल व नलियों में बहता गंदा पानी वाहित मल कहलाता है। जो बड़े बड़े शहरों में नालियां बनी हुई हैं, उसमें मनुष्यों का मल और नालियों में जो गंदगी होती है उसे ही कहते हैं वाहित मल। इस वाहित मल को सीधे किसी नदी या झरने में डालना क्या होता है, हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है, देखिए, क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जो जल को दूषित करती है और इसमें रोगजनक रोगाणु भी होते हैं। इसमें हानिकारक भारी धातु अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं वाहित मल में। आगे देखिए, वाहित मल जलाशयों को दूषित कर देता है, नदियों को दूषित कर देता है। इसलिए शहरों में वाहित मल को उपचारित करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र लगाए गए हैं जो पानी को प्रदूषण मुक्त करने में काम आते हैं, जो पानी को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब आगे देखिए, वाहित मल उपचार के लिए 2 चरण। देखिए, नंबर 1 है प्राथमिक उपचार। इसमें वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। इसमें निष्पादन व अवसादन विधि का उपयोग कर बड़े बड़े ठोस कणों को अलग किया जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वाहित मल होते हैं उसको अलग अलग किया जाता है अवसादन विधि द्वारा या निस्पंदन विधि द्वारा। छोटे कण को अलग और फिर बड़े कण को अलग अलग किया जाता है। आगे देखिए, आरंभ में यानी शुरुआत में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमित नियंत्रण द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद ग्रिंट अर्थात छोटे छोटे पत्थर व मिट्टी कण को, जो ग्रिंट होते हैं, ग्रिंट किसे कहते हैं, छोटे कण और पत्थर जो मिट्टी होती है इसे ग्रिंट कहते हैं। ग्रिंट को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है, नहीं अवसादन के द्वारा अलग किया जाता है। सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं वह प्राइमरी स्ट्यूड्यूल बनाते हैं। तैरता प्राथमिक बहिस्राव कहलाता है। अब प्राइमरी एफिशिएंट को प्राथमिक सेंटलिंग टैंक से द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है। तो देखिए, यहाँ से द्वितीय उपचार क्या होता है। देखिए, इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंकों से ले जाया जाता है और इसे किसी यंत्र द्वारा हिलाया जाता है। इससे बहिस्राव में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ को वायवीय जीवाणु अपघटित कर लेते हैं, जिससे जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है और यह एक झुंड बना लेते हैं जिसे
उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। अब आगे देखिए, कवक के तनु जीवाणु के साथ मिलकर ऊर्जा निर्मित करते हैं। इस प्रकार कार्बनिक को ये जीवाणु तेजी से कम करते हैं। इसके कारण बहिस्राव को बीओडी भी घटने लगती है। बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो 1 लीटर पानी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए जीवाणु द्वारा उपयोग की जाती है। बीओडी क्या होती है? बीओडी का मतलब है 1 लीटर पानी में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों को घटित करने के लिए जीवाणु द्वारा उपयोग में लिया गया ऑक्सीजन बीओडी होता है, मतलब 1 लीटर पानी में। अब आगे देखिए, हम कह सकते हैं कि बीओडी जितना पानी में ज़्यादा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ भी उतना ज़्यादा प्रदूषित होगा और वह पानी भी उतना ज़्यादा गंदा होगा। जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है तो बहिस्राव निस्सादन टैंक में भेज दिया जाता है। इस अवसाद को सक्रियत आपंग कहते हैं। आपंग। अब आगे देखिए, वायवीय टैंक में वापस थोड़े से सक्रिय आपंग को भेज देते हैं या भेज दिया जाता है। यह निवेश द्रव्य की भांति कार्य करता है। बचे हुए सक्रिय आपंत को वायवीय टैंक में प्रवेश कराया जाता है। अवायवीय टैंक को अवायवीय आपंग संपाचित्र कहा जाता है। अवायवीय जीवाणु आपंग को विघटित करने का कार्य करते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है। इससे बायोगैस या गोबर गैस बनती है। आगे देखिए, इस गैस का उपयोग रोशनी करने व खाना बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार उपचारित पानी में प्रदूषकों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे अब किसी भी नदियों झरनों में डाला जा सके। इसलिए शहरों और कस्बों में हमारी सरकार को संयंत्रों का अधिक मात्रा में संयंत्र लगवाने चाहिए जिससे कि पानी शुद्ध हो सके। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो देखिए, बायोगैसों का वह समूह जिसमें मीथेन यानी CH4 50 से 70% व अन्य गैस CO2, H2 या H2S सम्मिलित हैं। जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण होता है। गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या फिर बायोगैस कहते हैं। आगे देखिए, अपशिष्ट जैव भार को मैथोजोनिक जीवाणु उदाहरण के लिए मिथेनोबैक्टीरियम द्वारा अनॉक्सी विघटन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इससे प्राप्त गैस में मीथेन अधिक मात्रा में होती है। जंतुओं के विशिष्ट जैव भार में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसका पाचन करके जीवाणु मीथेन गैस बनाते हैं। अब देखिए, गोबर गैस संयंत्र क्या है। देखिए, इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 होता है स्लरी टैंक। स्लरी टैंक देखिए क्या होता है। इसमें एक छोटे से टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है और स्लरी बनाते हैं। एक टैंक होता है गोल सा, इसमें गोबर और पानी घोल बनाया जाता है। इस स्लरी को पाइप के द्वारा डाइजेक्टर टैंक से जोड़ा जाता है। अब देखिए डाइजेक्टर टैंक क्या होता है। तो देखिए, डाइजेक्टर टैंक यह एक टैंक है जो 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसकी दीवारें पक्की ईंट से बनी होती हैं। स्लरी को संग्रहित किया जाता है। यहीं पर गोबर का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जिससे बायोगैस प्राप्त होता है। यह टैंक वायुरोधी होता है। आगे देखिए क्या है, गैस होल्डर देखिए क्या है। डाइजेस्टर टैंक में बनी गैस तैरते हुए ऊपर की ओर गैस होल्डर में इकट्ठा हो जाती है। इस होल्डर में एक निकास पाइप उपस्थित होता है, जिससे अगल बगल के घरों में गैस की जरूरतों को पूरा किया जाता है। आगे देखिए क्या है, स्लज टैंक अपघटन के बाद बचे गोबर को टैंक से जुड़े पाइप द्वारा निकाल लिया जाता है। इस गोबर का प्रयोग उर्वरक यानी खाद के रूप में खेतों में किया जाता है तथा गैस ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है बायोगैस के फायदे। इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग भोजन बनाने, रोशनी व अन्य ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। इससे प्राप्त उप उत्पाद को उर्वरक के रूप में
जैसे मतलब जिस गोबर से हम गैस निकालते हैं उसके जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे हम खाद के रूप में खेतों में डाल सकते हैं। इसके द्वारा गोबर से होने वाली प्रदूषण भी समाप्त हो सकती है। आगे देखिए, अगला हेडिंग है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो देखिए, मनुष्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और फसलों को रोगों से बचाने के लिए विभिन्न रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, परंतु इसके अधिक उपयोग से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जो निम्न बिंदुओं में बताया जा सकता है। देखिए, रासायनिक कीटनाशी प्रयोग से हानियाँ, जो दवाइयाँ लोग डालते हैं खेतों में। देखिए, इसके निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव हैं। नंबर 1 है गैर पीड़कनाशियों का विनाश। ये रासायनिक उत्पाद हैं, इसलिए लाभकारी व हानिकारी पीड़क में अंतर नहीं कर पाते, जिससे लाभदायक कीटों और हानिकारक पीड़क दोनों को ही नष्ट कर देते हैं। जब हम खेतों में देखिए नशीली दवाएं डालते हैं जिससे कि फसल में कीड़े न लगें, तो ये हानिकारक कीड़े को तो मारते ही हैं, साथ में लाभदायक कीड़ों को ही भी मार देते हैं, क्योंकि ये रासायनिक इन्हें सही कीड़े और हानिकारक कीड़े में फर्क नहीं होता। देखिए, दूसरा क्या है प्राकृतिक असंतुलन तथा पारितंत्र का विनाश। देखिए, कभी कभी खाद्य श्रृंखलाएं असंतुलित हो जाती हैं, क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशी लाभकारी जीवों को नष्ट कर देते हैं, जिसका प्रभाव पारितंत्र में विघटन के रूप में दिखाई देता है। अगला हेडिंग है पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। तो देखिए, कृषि रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों व दवाइयों की जगह पर गोबर की खाद व जैव कीटनाशकों का प्रयोग करता है, जिससे रसायनों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसके लिए हम पीड़कों के जीवन चक्र, उनका आवास व भोजन आदि के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं, जैसे कि मच्छरों को नष्ट करने में काली व लाल धारी वाली भृंग लेडीवर्ड मदद करता है। दूसरा है बेसिलस थूरिजिएसिस जीवाणु से प्राप्त क्राई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा नियंत्रित करने में मदद करता है। आगे है पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला ट्राइकोडर्मा मुक्त जीवी कवक है, जो पादप के रोग को इलाज में प्रयोग होता है। जब पौधों में फसल में कोई रोग होता है तो उसके इलाज में यह कार्य करता है। अगला आइटम देखिए क्या है जैव उर्वरक। तो देखिए, जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि लाता है, इसलिए इन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे कि राइजोबियम जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या कुछ कवक, ये क्या करते हैं मृदा में उर्वरक लाते हैं। नंबर 1 है राइजोबियम जीवाणु। तो देखिए, यह जीवाणु एक सहजीवी है जो लेक्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है। वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक अणु में बदल देता है, जिसे पोषक के रूप में पादप उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, जो साइनोबियम जीवाणु होता है ये क्या करता है, ये लेक्यूमिनेसी कुल का जो पौधा होता है उसकी जड़ में पाया जाता है, और वायुमंडल नाइट्रोजन को जो स्थिरीकृत करता है उसे कार्बनिक अणु में बदलता है, जिसे पादप लोग अपने पोषक के रूप में उपयोग करते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे जो फसल होते हैं। दूसरा देखिए क्या है माइकोराइजा। यह सहजीवी कवक है जो ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जिम्नोस्पर्म पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में उपस्थित रहता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 बाह्य माइकोराइजा, दूसरा है अंतः माइकोराइजा। तो देखिए, बाह्य माइकोराइजा क्या है, यह अधिचर्म के बाहर मूल के जड़ चारों ओर उपस्थित होता है, परंतु अधिचर्म के अंदर प्रविष्ट नहीं कर पाता। अंतः माइकोचर्म देखिए क्या है, यह अधिचर्म के अंदर वलकुट तक चला जाता है, परंतु अधिचर्म के बाहर तक उपस्थित रहता है। यह पादप के अंदर चला जाता है। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया या फिर नीलहरित शैवाल। तो देखिए, एनाबीना, नास्टोक आदि साइनोबैक्टीरिया मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वन शॉट वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।